नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हमारी कावेरी इंजन की तरफ से है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि जीटीआर की तरफ से अभी ड्राई कावेरी इंजन को बेस करके फिर से कावेरी इंजन की एक आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को बनाने की प्लानिंग किया जा रहा है। जीटीआर का एक दावा था कि अभी कावेरी इंजन की कोर इतना स्टेबल हो चुका है कि इसको बेस करके एक आफ्टर बर्निंग कावेरी इंजन को बनाया जा सकता है और इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन करके अगर एक फुल स्केल की एरो इंजन को बनाया जाता है तो ये 90 किलोन्यूटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, जो कि तेजस MK1A फ्लीट के लिए एक सुइटेबल इंजन ऑप्शन होने वाला है, जिसे आगे चल के हम जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज की इंजन को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी पता चला कि जीटीआर को गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से ड्राई कावेरी इंजन की कुछ यूनिट्स को डिलीवर किया गया था, जिनको कुछ साल पहले ऑर्डर किया गया था और अभी एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ड्राई कावेरी इंजन की कितने यूनिट को जीटीआर को डिलीवर किया गया, लेकिन इतना पता है कि इनमें से एक को जीटीआर की तरफ से अभी अपनी एग्जिस्टिंग आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। जीटीआर के मुताबिक वर्तमान की कन्फिगरेशन में ये इंजन 73 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, जो कि वर्तमान तेजस में इस्तेमाल होने वाले जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन से लगभग 11 किलोन्यूटन कम होने वाला है। पर फिर भी इसको अभी तेजस के एक LSP यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यूनिट में इंटीग्रेट करके फ्लाइट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है और इस पर DRDO का कहना है कि टेस्टिंग के बाद वो इस इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट करेंगे, जिसको बेस करके 90 किलोटन क्लास के इंजन को डेवलप करने की कोशिश किया जाएगा और इस इंजन को आने वाले 2 सालों के अंदर टेस्ट करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट तेजस की तरफ से है और अभी हम तेजस की प्रोडक्शन रेट के बारे में बात करने वाले हैं। शुरू से ही तेजस का प्रोडक्शन रेट बहुत ही स्लो रहा है और आज भी HAL साल भर में 16 तेजस को डिलीवर करने के लिए स्ट्रगल करता है, जिस वजह से वो बार बार अपनी डेडलाइन को मिस करते हैं। अभी की बात करें तो अभी लगभग इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 180 तेजस MK1A को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा चुका है, जिनको 2 अलग अलग बैच में ऑर्डर किया जा रहा है। लेकिन अभी भी HAL की तरफ से पहले बैच में ऑर्डर किए गए 83 तेजस MK1A की डिलीवरी को टाइम पर नहीं किया जा रहा है। प्लान के मुताबिक इसी साल की फरवरी और मार्च के बीच HAL को मिनिमम 3 तेजस MK1A को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना था, जिसे वो पहले से ही मिस कर चुके हैं। हालांकि अभी HAL की तरफ से पहली तेजस MK1A यूनिट को बनाया जा चुका है और इसकी टेस्ट फ्लाइट को भी कंप्लीट किया जा चुका है, लेकिन फिर भी HAL की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो तेजस MK1A की पहली यूनिट को इंडियन एयरफोर्स को इसी साल की जून तक डिलीवर करने वाले हैं। और अगर ऐसा चलता रहा तो जाहिर सी बात है कि सभी एग्जिस्टिंग ऑर्डर को कंप्लीट करने में HAL को काफ़ी समय लगने वाला है। इसी बात को लेकर अभी डिफेंस मिनिस्ट्री काफ़ी नाखुश है और अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से HAL को ये नोटिफाई किया गया है कि वो कुछ भी करे, लेकिन अगले साल से उनको इंडियन एयरफोर्स को 18 एयरक्राफ्ट को डिलीवर करना पड़ेगा, वरना उनके ऊपर फर्दर एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि HAL बार बार ही बोलता है कि वो साल भर में 16 तेजस को बनाएंगे, 20 तेजस को बनाएंगे या फिर 24 तेजस को बनाएंगे, अगले साल से सब कर लेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो पाता है, जिस वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी एक तरीके से उनको वार्निंग देने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की स्पाई प्लेन की तरफ से है। कुछ महीने पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बात अनाउंस किया गया था कि वो अभी 3 स्पाई प्लेन को अपने सर्विस में शामिल करने वाले हैं और इन स्पाई प्लेन्स को डेवलप करने का जो जिम्मा था वो सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम और DRDO को दिया गया था। अभी पता चला है कि इस प्रोजेक्ट को अभी आगे बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें जिन स्पाई प्लेन को डेवलप किया जाएगा उसके लिए एयरबस की A319 एयरक्राफ्ट को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि एक A319 एयरक्राफ्ट को आगे चल के DRDO और सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम की तरफ से हमारी फ्यूचर स्पाई प्लेन के तौर पर मॉडिफाई किया जाएगा। इसके लिए अभी ग्लोबल मार्केट से 3 A319 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है, जिनको नई कंडीशन में नहीं बल्कि सेकेंड हैंड कंडीशन में खरीदने की बात की गई है, जिनको बाद में एक्सट्रीमली मिलिट्री स्टैंडर्ड में मॉडिफाई किया जाएगा और इसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा सेफ्टी इक्विपमेंट को ऐड किया जाएगा। अभी के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए DRDO की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल मिलने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद जाकर एक ऑफिशियल टेंडर को फ्लोट किया जाएगा। इससे पहले भी एयर इंडिया से लिए गए A321 एयरक्राफ्ट को बेस करके अभी DRDO की तरफ से नेत्र मार्क 2 एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है
और एक A319 एयरक्राफ्ट को पहले से डीआरडीओ की तरफ से एक्वायर किया जा रहा है, जिनको एक टेस्ट बेड के तौर पर डीआरडीओ की तरफ से मॉडिफाई किया जा रहा है, जिसे आगे चल के डीआरडीओ अपनी अलग अलग तरह की सिस्टम को या सेंसर्स को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है और अभी हम इंडियन नेवी की फ्लीट सपोर्ट शिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंडियन नेवी की तरफ से 2023 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसकी कीमत करीब 20,000 करोड़ की थी। अब पहले इस टेंडर में टर्की के अनादोलू शिपयार्ड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड साथ मिलकर इन वेसल को भारत में ही बनाने वाले थे, लेकिन बाद में टर्की की शिपयार्ड को इस टेंडर से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि टर्की का झुकाव पाकिस्तान की तरफ कुछ ज़्यादा रहता है और वो बिना मतलब के भारत के साथ दुश्मनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से अब इन 5 वेसल को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको सिर्फ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दे दिया गया था। अभी पता चला है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही है। इसकी शुरुआत द सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन से शुरू होता है और उनका एक क्लेम है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को नेवी की तरफ से जो वेसल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स को बनाया जाएगा, इनमें से बस 3 ही वेसल को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में बनाने की कोशिश किया जा रहा है और बाकी 2 वेसल को एल&टी शिपयार्ड को बनाने के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से कहा जा रहा है। C2 यानी कि सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन की तरफ से एक क्लेम किया जा रहा है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिटिकल लेवल में प्रेशराइज किया जा रहा है, जिस वजह से वो इसमें से 2 वेसल की कॉन्ट्रैक्ट को एल&टी को ऑफर कर रहे हैं, जबकि अभी तक इसी बात को लेके कोई भी डायरेक्ट सबूत नहीं मिल पाए हैं। लेकिन C2 का यह दावा है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिला है तो ये सारे के सारे वेसल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को ही बनाना चाहिए, ना कि एल&टी शिपयार्ड को 2 वेसल को वहाँ पे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। अब हो सकता है जल्दी से इन वेसल को खरीदने के लिए और एक्वायर करने के लिए नेवी की तरफ से ऑर्डर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया होगा। जिस तरीके से मझगांव डॉक लिमिटेड और GRSC के बीच हमारे मेजर वॉरशिप्स की कॉन्ट्रैक्ट को 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि एक साथ 2 वेसल को बनाया जा सके, ठीक वैसे ही इन फ्लीट सपोर्ट शिप्स को भी जल्दी से जल्दी बनाने के लिए ऐसा किया जा सका होगा। लेकिन फिर भी ऑफिशियली अभी तक ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, जिस वजह से C2 की तरफ से भी ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। अगला अपडेट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। रिसेंटली इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया था और जिस तरीके से इजराइल की तरफ से इसको डिफेंड किया गया था, इसको देखने के बाद हमारे कई डिफेंस एक्सपर्ट्स और बाकी सारे लोग भी उनके तरफ से सवाल किया जाने लगा कि क्या भारत उस तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से खुद को सुरक्षित कर सकता है, या फिर क्या भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि उसे सेम टाइप की सिचुएशन में खुद को डिफेंड करने की काबिलियत दे पाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक इंटरव्यू में भारत डायनामिक लिमिटेड की MD की तरफ से एक बात बताया गया था कि भारत के पास अभी जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है उसकी पहली फेज को ऑपरेशनल किया जा चुका है, जिसमें खास करके जो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल है जो कि 50 किलोमीटर की अल्टीट्यूड से लेके 180 किलोमीटर की अल्टीट्यूड के अंदर दुश्मन की तरफ से फायर किए गए किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर किया जा सकता है। और यहाँ तक कि अगर दुश्मन हमारे ऊपर MIRV कैपेबल मिसाइल को भी लॉन्च करता है तो उनको भी इसी से काउंटर किया जा सकता है। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल की खास बात यह है कि इसमें एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक्चुअल में डमी मिसाइल और एक रियल मिसाइल के बीच फर्क समझ सकता है, जिस वजह से अगर दुश्मन अपनी मिसाइल के साथ कुछ डमी मिसाइल या डिकॉय मिसाइल को भेजता होगा तो ये सिर्फ उन्हीं मिसाइल को इंटरसेप्ट करने वाले जिसमें एक्चुअल वॉरहेड मौजूद होगा। और इसके साथ अभी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय किया जा रहा है, जो कि 20 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर की अल्टीट्यूड के अंदर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर कर सकता है। और साथ ही अभी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम को भी इसी के साथ मिलाकर डिप्लॉय किया जा रहा है, जो कि एक मल्टी लेवल की मिसाइल डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड करने वाले हैं और किसी भी तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल से भारत को सेफ रखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।